अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, उसमें हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं। सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या है? एक 2 डायमेंशनल मोशन होती है। बॉडी एक सर्कल के अंदर एक सेंटर के गिर्द कांस्टेंट रेडियस के साथ वो रोटेट कर रहा होता है। सर्कुलर मोशन में देखें तो हमारे पास जो बॉडी घूमता है, रोटेट करता है, देखें जो सेंट्रल पॉइंट है सर्कुलर मोशन में, इसको हम क्या बोल देते हैं? ये पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है। जिस प्लेन में वो बॉडी रोटेट करता है हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सेस है। इसको बोल देते हैं कि एक हमारे पास क्या होता है? प्लेन ऑफ रोटेशन होता है। और यहाँ पे हमने प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा ले रखा है? हमने एक्स वाई प्लेन ले रखा है। बॉडी एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट करता है और हम कह देते हैं हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है। बॉडी किस एक्सेस के गिर्द रोटेट करता है? ये जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में हुए तो उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो अलोंग द जेड एक्सेस हो। जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ पे होती है? एक्सेस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। वो हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हैं एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन से ऐसी लाइन, अगर हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन यूं करके ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो सेंट्रल लाइन है जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है उस लाइन को, उसको एक्सेस को बोल देते हैं कि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। और एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है? ये उसका प्लेन ऑफ रोटेशन है। बॉडी इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये उसका प्लेन है। एक्सेस ऑफ रोटेशन हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है और हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजरती है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजरती हुई ये लाइन, ये वाली ये लाइन, पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजरती हुई ये लाइन जो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन को हम जनरली यूं शो कर देते है ये जेड एक्सेस पे, लेकिन हम कहते हैं कि बॉडी इस एक्सेस के गिर्द ऐसे क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो ये हमारे पास अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये उसका रेडियस होगा। रेडियस एक ऐसा डिस्टेंस होता है कि बॉडी जिस डिस्टेंस पे रोटेट करता है सेंटर से हमेशा उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम है, और वो जो सेम डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ रोटेशन। तो इसमें हम जो सबसे पहला मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसे कह देते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय अ रोटेटिंग बॉडी at the center of circle is called magnitude of angular displacement। अगर कोई बॉडी रोटेट करता है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। हम उसकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल को स्टडी करते हैं। अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड में देखें, हम कहते हैं कि बॉडी इस पॉइंट P1 पे पड़ा है, ये उसका पॉइंट P1 है। सेंटर से उसका ये जो है ये डिस्टेंस क्या है? इसको बोल देते हैं ये R है, रेडियस है। और हॉरिजेंटल लाइन के साथ उसका जो एंगल है उस एंगल को बोल देते हैं वो कितना है हमारे पास, ये थीटा है।
बॉडी इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t1, वो बॉडी इस पॉइंट पे है। इसके बाद वो बॉडी पॉइंट P1 से रोटेट करके वो किसी पॉइंट P2 पे पहुंचता है। बॉडी यहाँ से रोटेट करके यूँ एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, वो इस पॉइंट P2 पे पहुंचता है। अब उसका सेंटर पे जो टोटल एंगल है वो कितना आ जाएगा, इस एंगल को हम कोई और नाम दे देते हैं, θ2 कह दें। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसका एंगल चेंज हुआ है उसको बोल देते हैं ये डेल्टा थीटा है। और जो डेल्टा थीटा है दैट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। यहाँ पे टाइम t1 था, यहाँ पे टाइम t2 है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख देते हैं कि बॉडी का इनिशियल जो है हमारे पास एंगल था वो थीटा था। जब बॉडी फाइनल किसी पॉइंट पे पहुंचा है उसका एंगल कितना आएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, ये उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन टाइम डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। इतने इंटरवल में बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचा है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को देखूँ, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट can be found by राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है, बॉडी जिस एक्सेस के गिर्द घूमते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी रोटेट करता है उसका एक एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है, हम उस एक्सेस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड से ग्रिप करें सच दैट जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो। अगर बॉडी यूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो यूँ करके फिंगर्स उसकी किस डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में, देन जो थंब होगा वो थंब हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास राइट हैंड रूल क्या है, ग्रिप्स द एक्सेस ऑफ रोटेशन in your right hand such that the curling fingers are in the direction of, जो फिंगर्स हैं वो रोटेशन की डायरेक्शन में, रोटेशन, देन इरेक्ट थंब will give the direction of angular displacement। जो इरेक्ट थंब होगा, यानी अगर बॉडी यूं करके रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंटी क्लॉकवाइज केस में एंगल को पॉजिटिव लेते, इसी तरीके से अगर बॉडी यूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो अपवर्ड, उसको थीटा पॉजिटिव लेते। अगर बॉडी यूँ क्लॉकवाइज रोटेट करता है इस डायरेक्शन में, तो देखें अगर बॉडी यूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड।
क्योंकि हमने फिंगर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रिप करना है सच दैट फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन द इरेक्ट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर होगा? हमेशा टुवर्ड्स द एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा, या वो एक्सेस पे अपवर्ड जिसको पॉजिटिव लेंगे, या क्लॉकवाइज रोटेशन में उसको नेगेटिव लेते हैं और उसकी डायरेक्शन एक्सेस पे डाउनवर्ड। और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखते हैं? अब जो इंजीनियर्स हैं, अगर हम किसी पेज को देखें, जो पेज जो सिक्रू होता है, जिसको सिक्रू ड्राइवर से हम उसको घुमाते हैं, हम उसको टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं। देखें, अगर हम सिक्रू ड्राइवर को यूँ उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसके अंदर जो सिक्रू होता है, सिक्रू ड्राइवर में जो उसकी चूड़ी होती है, वो इंजीनियर ऐसे बनाता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन में उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो ऐसे वो जो सिक्रू होता है वो नीचे जाता है यूँ, उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। अगर हमने सिक्रू को ओपन करना है, खोलना है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज ड्राइवर को यूँ घुमाते हैं। सिक्रू ड्राइवर उसके सिक्रू को यूँ घुमाता है, वो क्या करता है, जब यूँ घूमता है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड। ये हम कहते हैं कि उसकी डायरेक्शन को हम फिज़िकली प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से हम देखते हैं। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स पे आ जाएं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के यूनिट्स हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर, जो इसका ऐसे यूनिट है वो है हमारे पास रेडियन, जो इसके दूसरे यूनिट से हम उसको डिग्री कह देते हैं, और जो इसके यूनिट से हम उसको रेवोल्यूशन कह देते हैं। ये इसके यूनिट्स हैं। जो ऐसे यूनिट है वो डिग्री लेते हैं, वो ऐसे यूनिट हम रेडियन लेते हैं। ऐसे यूनिट इसका हमारे पास रेडियन है, अदर यूनिट्स में डिग्री, रेवोल्यूशन, ये इसके यूनिट्स हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं। शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये हमारे पास 1 रेडियन इसके इक्वल है। अब हमें पता है कि एज फॉर 1 रेवोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन को देखें, थीटा यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? बॉडी यहाँ से यहाँ तक रोटेट करता है। डिग्री में 90 लिखते हैं, अगर मैं उसको रेडियन में लिखूँ तो π/2 लिखते हैं। बॉडी यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक। डिग्री में इसको 180 कहते हैं, उसका इक्विवेलेंट जो रेडियन में है वो कितना है? पाई। बॉडी यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे पहुँचेगा, डिग्री में 270, उसका रेडियन में इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 3π/2। बॉडी यहाँ पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यूँ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उसका एंगल क्या है? डिग्री में 360 हम कहते हैं, उसका एंगल चेंज होता है 2 पाई रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन के लिए उसका एंगल में चेंज कितनी आ रही है? 2 पाई रेडियन। और डिग्री में अगर हम लिखें तो कितना लिख सकते हैं? 360 डिग्री। ये दोनों 1 रेवोल्यूशन के लिए, दोनों को आपस में इक्वेट कर दें, दोनों फार, ये 1 रेवोल्यूशन के लिए ये टोटल एंगल है। एंगल सेम है, सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है। तो मैं लिख देता हूँ कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 इससे कैंसिल होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा? 180 डिवाइडेड बाई 3.14, पाई नीचे डिवाइड हो जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये हम इसमें आपस में यूनिट्स में रिलेशन हम शो कर सकते हैं। यानी जो 1 रेवोल्यूशन है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एंड 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हुआ? रेवोल्यूशन हमारे पास एक लार्जर यूनिट है। 1 रेवोल्यूशन इज ग्रेटर देन 1 रेडियन
and 1 radian is greater in size as compared to 1 degree। तो ये हमने आज का लेक्चर स्टडी किया है। अब इस लेक्चर में देखें कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर मोशन का सबसे फंडामेंटल वेरिएबल है। जैसे लीनियर मोशन में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट से आगे हम वेलोसिटी पे जाते हैं, फिर एक्सेलरेशन पे जाते हैं, फिर फोर्स पे जाते हैं। तो एंगुलर मोशन में पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी है, और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन है, और फिर हम टार्क का सब्जेक्ट बाद में जाकर उठाते हैं, हम टार्क को स्टडी करते हैं। यहाँ से भी इस फार्मूले से देखें, अगर एक बॉडी मूव करता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक उसकी जो आर्क लेंथ है उसको एस बोल देते हैं। ये जो उसका रेडियस है इसको कह देते हैं ये हमारे पास आर है, और जो सेंटर पे एंगल बनता है इस एंगल को क्या लिख देते हैं, थीटा। तो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, जो आपने लो लेवल फिज़िक्स में या लो लेवल मैथमेटिक्स में हम इसको एल इज़ इक्वल टू आर थीटा भी लिख देते हैं। तो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा में देखें, ये आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा, इन तीनों का आपस में रिलेशन है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना आर्क लेंथ इंक्रीज़ करता जाएगा उतना सर्कल का रेडियस भी क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर आर्क लेंथ कम होती जाएगी तो जो सेंटर पे उसका एंगल बनेगा वो एंगल भी उसका डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम इसमें एग्जाम्पल में देखें, एक न्यूमेरिकल में, हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखें, उसमें लिखते हैं अ टिनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। एक लेज़र बीम है, एक लेज़र बीम को हम थ्रो करते हैं फ्रॉम अर्थ टू मून। जब वो बीम मून पे जाती है, ये हमारे पास अर्थ है, ये कहीं मून है, यहाँ से लेज़र को थ्रो करते हैं। लेज़र बीम जब मून पे जाएगी वह यूं करके थोड़ी बहुत स्प्रेड कर जाती है, ऐसे वो हल्के से वो बीम फैल जाती है। इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून, जब मून पे पहुंचती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डायमीटर कितना बन जाता है, एस। डायमीटर इज इक्वल टू 2.5 मीटर, वो बीम फैल जाती है इतने डिस्टेंस से। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम, वो बीम यहाँ पे कितना उसका एंगल, डाइवर्जेंस एंगल कितना है, कितने एंगल के लिए वो बीम फैलती है, उसका वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर इसमें कितने एंगल की स्प्रेडिंग होती है, वो हमने मालूम करना है। आगे है द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.8 10 रेज़ टू पावर, ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 3.8 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर। ये अर्थ का मून से जो डिस्टेंस है वो इतना है। तो आर को हम क्या लिख देते हैं, आर इज़ इक्वल टू 3.8 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर। अब यही फार्मूला यूज़ करें, एज थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। यहाँ पे आप डेटा पुट करें, जो उसका आंसर आ जाए आप उसके कौन से यूनिट्स लिख दें, रेडियन। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। आप इस आज के लेक्चर को डिटेल से ध्यान से आप इसको स्टडी करें, आप इसको वॉच करें। तो ये हमारे पास एंगुलर मोशन के इंतहाई बेसिस में आ जाती हैं ये बातें। आप इस चीज़ को इनको क्लियर करें। जब ये आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें एंगुलर मोशन की बुनियादी बातें हमें आना शुरू हो जाएंगी। फिर हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो आप इन चीज़ों को स्टडी करें, देखें, इनको पढ़ें। कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स करें, प्रॉपरली आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।